कभी कभी शिक्षाप्रद कहानियाँ बच्चों के जीवन को भी बदल देती हैं। कहानियाँ दूसरों को समझने में मदद करती हैं, चाहे हम उस व्यक्ति को जानते हों या नहीं। उनकी कहानी सुनकर हमारे भीतर उनके लिए भावनाएं जागृत हो जाती हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम कक्षा 2 के छात्र छात्राओं की रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि वे किस प्रकार हम सबका मन मोह लेते हैं। कहानियाँ पढ़कर बच्चे मनोरंजक और रुचि रखने लगते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कहानियाँ बच्चों के मनोबल को बढ़ाती हैं। ये बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में मदद करती हैं, सामाजिक कौशल विकसित करने और दोस्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं ये कहानियाँ। इसी गुफ्तगू के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आपको मनमोहक कहानी सुनाने आ रही हैं सोलर हाउस की आमना सरफराज। कॉस्मिक हाउस की स्पर्श सिंह तैयार हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम आमना सरफराज है। मैं कक्षा 2B की छात्रा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बंदर और घड़ियाल। एक जंगल में एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। वहीं पास में नदी में रहने वाले घड़ियाल से उसकी दोस्ती हो गई। बंदर रोज घड़ियाल को पेड़ पे से ताज़े फल तोड़कर खिलाता और घड़ियाल बंदर को अपनी पीठ पर नदी की सैर कराता। एक दिन घड़ियाल ने अपनी पत्नी को बंदर से हुई दोस्ती के बारे में बताया और पत्नी ने बंदर के दिल को खाने की जिद पकड़ ली। अगले दिन घड़ियाल बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर बीच नदी ले गया और अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बताया। तब बंदर बहुत डर गया, लेकिन उसने चतुराई से काम लिया। वह घड़ियाल से बोला कि वह तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़कर आया है। वह वापस चलने को कहा। किनारा आते ही बंदर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और घड़ियाल से बोला कि आज से हमारी दोस्ती ख़त्म, और फिर कभी घड़ियाल से नहीं मिला। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, हमेशा सोच समझ के काम लेना चाहिए तथा कपटी लोगों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम स्पर्श सिंह है। मैं कक्षा 2B का छात्र हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक एक किसान और उसके 4 बेटे हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वह आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। वह आपस में एक दूसरे के पास खड़ा होना भी पसंद नहीं करते थे। इसे देख के किसान को उनकी बड़ी चिंता होने लगी। एक दिन किसान ने सोचा, अब तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उन्हें एकता की कमी थी। एक दिन किसान ने उन्हें लकड़ी के गट्ठर के साथ बुलाया और उनसे बोला, इस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ो। लेकिन उनमें से कोई भी इस लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। फिर किसान ने लकड़ी के गट्ठर को खोल दिया और सबको एक एक लकड़ी दे दी। और किसान बोला फिर कि अपने हाथ वाली लकड़ी तोड़ दो।
सबने अपने हाथ वाली लकड़ी आसानी से तोड़ दी। फिर किसान बोला, मेरे बेटो, तुमने देखा जब लकड़ी का गट्ठल एक साथ था तो तुम में से कोई नहीं तोड़ पाया। जब मैंने लकड़ियों को अलग कर दिया तो तुम सबने इस लकड़ियों को तोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में ही बल है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम ऋषभ कुमार भारद्वाज है। मैं कक्षा 2B का छात्र हूँ। मेरी कहानी का नाम कछुआ और खरगोश है। एक बार एक खरगोश जंगल में रहता था। वो किसी से भी रेस लगाता था। एक बार उन्होंने देखा कछुआ धीमे धीमे अपनी जान चल रहा है। उनने सोचा उससे रेस लगाऊं। फिर कछुए से कहा, तुम मेरे साथ रेस लगाओगे? कछुए ने कह दिया, हाँ। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम निदा अकरम है। मैं कक्षा 2B की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बिच्छू और मेंढक। बहुत समय पहले एक नदी में एक बिच्छू और एक मेंढक रहते थे। मेंढक बिच्छू से बहुत डरता था। वह उससे दूर दूर से ही बातें करता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई। बिच्छू ने मेंढक से कहा, मेंढक भाई, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराओगे? मेंढक ने बोला, बिच्छू भाई, अगर मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार कराई तो तुम मुझे डंक मार दोगे। बिच्छू ने बोला, अगर मैं तुम्हें डंक मारूंगा तो तुम मर जाओगे, फिर तो मैं भी तो डूब के मर जाऊंगा ना। मैं तो मूर्ख थोड़ी ना हूँ। मेंढक ने बिच्छू पर विश्वास कर लिया और अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराने लगा। जैसे ही वे दोनों नदी के बीच में पहुंचे, बिच्छू ने मेंढक को डंक मार दी। मेंढक चिल्लाया, अरे ये तुमने क्या किया? मेरे मरने से तो तुम भी तो डूब के मर जाओगे ना। बिच्छू ने बोला, मेरी दोस्ती पर शक मत करो, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, पर डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। इतने में ही मेंढक मर गया और बिच्छू भी डूब के मर गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना किसी को जाने या उनकी मन की बात जाने उन पर विश्वास नहीं किया जाता। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम शांति गुर्जर है। मैं कक्षा 2B की छात्रा हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उस कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। बहुत समय पहले एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के एक
छेद में बूढ़ा सांप भी रहता था। सांप इतना कमजोर था कि वह भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए तोता उसके लिए कुछ खाना छेद के पास रख देता था। सांप तोते का आभारी था। एक दिन एक खेत तोते के ऊपर मंडरा रहा था। तभी एक शिकारी आया। उसने अपना तीर तोते के ऊपर अपना तीर चला दिया, जिससे सांप का लक्ष्य बर्बाद हो गया। सांप ने दिखाया वह की सच्चा दोस्त है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, दंडायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान सैफी है। मैं कक्षा 2B का छात्र हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक राजा का बगीचा है। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। एक दिन वह अपने बगीचे की सैर पर निकला। उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। उसने सबसे एक एक करके पूछा। सबसे पहले राजा अशोक के पेड़ के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो इतने हरे बड़े हो, तो तुम उदास क्यों हो? अशोक के वृक्ष ने कहा कि महाराज, मैं इतना हरा भरा और बड़ा तो हूँ, लेकिन मैं देवदार जितना लंबा नहीं हूँ, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। फिर राजा देवदार के वृक्ष के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो इतने लंबे हो, तो तुम उदास क्यों रहते हो? राजा ने देवदार के वृक्ष ने कहा कि महाराज, मैं इतना लंबा तो हूँ, लेकिन मैं अंगूर जैसे मीठे फल नहीं दे पाता, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। फिर राजा अंगूर के पौधे के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो इतने मीठे फल देते हो, तो तुम उदास क्यों रहते हो? अंगूर के पौधे ने कहा कि महाराज, मैं मीठे फल तो देता हूँ, लेकिन मैं गुलाब जितने खुशबूदार फूल नहीं दे पाता, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। फिर राजा गुलाब के पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुम तो इतने खुशबूदार फूल देते हो, तो तुम उदास क्यों रहते हो? गुलाब के पौधे ने कहा कि महाराज, मैं इतने खुशबूदार फूल तो देता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कांटे बहुत है, इसलिए मैं उदास रहता हूँ। फिर राजा आगे बढ़े। उन्होंने एक हरे भरे और कुछ पेड़ को देखा। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ पर सारे पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, तो तुम इतने खुश कैसे हो? उस पेड़ ने कहा कि महाराज, मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता और अपनी विशेषता में ही खुश रहता हूँ, लेकिन सारे पेड़ अपनी तुलना एक दूसरे से करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए और अपनी विशेषता में ही खुश रहना चाहिए। इससे हम सफल आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। प्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समन्वयक महोदया, न्यायाधीश, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं ज्ञान चावला कक्षा 2B का छात्र हूँ। आज मैं कहानी वाचन प्रतियोगिता में एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कहानियों से बस हमारा मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि शिक्षा भी मिलती है। मेरी कहानी का शीर्षक है फूटा घड़ा। यह कहानी एक मेहनती किसान राजू की है। वह रोज सुबह उठकर नदी से पानी लेने जाता था और अपने साथ 2 घड़े डंडे पर बांध कर ले जाता। उन दोनों घड़ों में से एक में छोटा सा छेद था। ऐसा चलते चलते लगभग 1 साल बीत गया। दूसरी तरफ जो सही घड़ा था, उसे इस बात का घमंड हो गया था
कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये एहसास हमेशा फूटे घड़े को दिलाता रहता था। बेचारा फूटा घड़ा। वह एक दिन अपने मालिक से दुखी होकर बोला कि मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। इस वजह से आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। किसान ने कहा, आज घर लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाली फूलों की क्यारियों को देखना। घड़े ने वैसा ही किया। फिर घर पहुंचने पर उसका पानी फिर से आधा हो गया। फिर वो परेशान होकर माफ़ी मांगने लगा। फिर किसान ने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, जितने भी फूल थे वो सब तुम्हारी ही तरफ थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था। इस वजह से मैंने रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे, जिसे तुमने सींच कर पूरा रास्ता खूबसूरत बना दिया। तुम ही सोचो, आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो ऐसे ना होते तो आज ये सब मैं कैसे कर पाता। इसलिए कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। फिर फूटा घड़ा खुश हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। धन्यवाद। सुप्रभात अध्यानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, नायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम रवान सिंह है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है जैसे करनी वैसी भरनी। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उस बच्चे का नाम राजू था। राजू बहुत ही शरारती था। वह हमेशा अपनी माता पिता की बातों को पालन नहीं करता था। राजू को खेलने और मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता था। एक दिन राजू को एक बड़ा सा पौधा दिखाई दिया। वहाँ पौधे पर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे। राजू ने सोचा, मैं इसे तोड़कर अपने कमरे में रख लूँगा। राजू पौधे के पास गया और सभी फूलों को तोड़ने लगा। जब राजू ने सभी फूलों को तोड़ लिया, राजू अपने कमरे में लौट आया। पर राजू ये नहीं जानता था क्या फूल कैसे आते हैं। कुछ दिन बाद वो पौधा मुरझा गया और मर गया। राजू बहुत दुखी हुआ। राजू ने समझ लिया, क्या मैंने बिना सोचे समझे पौधे के सभी फूलों को तोड़ लिए, जिससे पौधा मर गया। उसके बाद राजू समझदार बच्चा बन गया और वह हमेशा ध्यानपूर्वक और सही तरीके से काम का प्रयास करने लगा। शिक्षा, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, क्या हमें प्रकृति और पर्यावरण का सही तरीके से सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मोहम्मद कबीर है। मैं कक्षा 2B का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है लोमड़ी और कौआ। एक दिन एक लड़का पनीर का टुकड़ा खा रहा था। तभी कहीं से कौआ आया और लड़के के हाथ से पनीर का टुकड़ा झपट लिया और तेजी से पेड़ पर जा बैठा और मज़े से पनीर का टुकड़ा खाने लगा। तभी ही उधर एक लोमड़ी आई। उसने कौवे के चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा। लालच में उसने अपनी जीभ होठों पर फेर ली।
और कहने लगी, अरे कौवे भाई, तुम कितने सुंदर लगते हो। तुम्हारे चमकीले पंख, तुम्हारी नुकीली चोंच, और जब इतने ही सुंदर हो तो तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर होगी। कौवा अपनी छोटी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और ज़ोर ज़ोर से काऊ काऊ करने लगा। ऐसा करती उसकी चोंच में से पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया, जिसे लोमड़ी उठाकर भाग गई। चालाक लोमड़ी ने जाते जाते में कहा, प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन बुद्धि नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठी प्रशंसा करने वालों से हमें बचना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम कनिष्का कपिल है। मैं कक्षा 2 का छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जीवों पर दया करो। मेरी कहानी एक दयालु कुमार की है। एक कुम्हार था, वह बहुत दयालु था। वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करता था। वह मिट्टी के मटके, कुल्हड़ और बहुत सारे बर्तन बनाता था। एक दिन वो कुएं से पानी लेने गया। कुआं बहुत गहरा था। वह अपने साथ एक बाल्टी और रस्सी भी लेके गया। उसने बाल्टी को धीरे से कुएं में डाला। धीरे से इसलिए डाला जिससे कुएं में रहने वाले जीव जंतु को परेशानी ना हो। कुएं में रहने वाले जीव जंतु सावधान हो गए, कौन नीचे आ रहा है। कुछ जीव अपनी जान बचाने के लिए नीचे की ओर चले गए और कुछ जीवों को लगा कि खाना आ रहा है, वो ऊपर की ओर चले गए। और उन्हीं में से एक छोटी मछली थी। जब भी सूरज की किरणें कुएं में पड़ती थी, वो सोचती थी ऊपर का जीवन कितना अच्छा होता होगा और यहाँ हमारे कुएं में तो अंधेरा ही अंधेरा है। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इस बाल्टी में ऊपर ही चली जाऊं। उसकी मम्मी ने कहा, नहीं, मछलियों को तो कभी भी पानी से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है। पर उस छोटी मछली ने तो अपना मन बना लिया था। उसने किसी की बात नहीं मानी। जैसे ही बाल्टी पानी के अंदर आई, उसने बाल्टी में छलांग लगा दी और वो ऊपर चली गई। जैसे जैसे बाल्टी ऊपर आती गई, रोशनी बढ़ती गई और वो खुश होती गई। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई, उसने देखा वहाँ एक और बाल्टी रखी है। वो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का कपड़ा है, उसको छन्ना कहते हैं। कुमार ने उस बाल्टी को दूसरी बाल्टी में डाल दिया और वो मछली फिसलकर मिट्टी पे गिर गई और तड़पने लगी और रोने लगी। तो मिट्टी को उसे बहुत दया आई। उसने कहा, तुम्हें अपने से तो जल्द ही तुम्हारा जीवन है और तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। और उसने कहा, मिट्टी ने कुमार से कहा, ओ दयालु कुमार, तुम इस मछली को वापस कुएं में डाल दो, नहीं तो ये मर जाएगी। कुमार को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने मछली को वापस बाल्टी में डाला और कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी टेढ़ी हुई, मछली कुएं में कूद गई और उसका बहुत बहुत धन्यवाद करा। इसलिए हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए और कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम काव्या मलिक है। मैं कक्षा 2B की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बोलता पेड़। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता। जब वो उस पेड़ की ओर गया, तभी पेड़ बोला, अरे अरे भाई, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? लकड़हारा आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए बोला, अरे ये कौन बोल रहा है? क्या तुम बोल रहे हो पेड़ भाई? पेड़ बोला, हाँ, ये मैं ही हूँ जिसे तुम काटने जा रहे हो। लकड़हारा, मैंने तो पहले कभी किसी पेड़ को बोलते नहीं सुना। पेड़, तुम्हें क्या लगता है हम पेड़ों में जीवन नहीं होता? जब तुम हमें काटते हो तब हमें कष्ट नहीं होता?
तुम सबने सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे पूरे हरे भरे परिवार को नष्ट कर दिया। अब यहाँ संयोग से मैं बचा हूँ तो मुझे भी काटने चले आए। लकड़हारा, लेकिन लकड़ियाँ काटना और बेचना तो हमारा काम है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? पेड़ बोला, अरे मूर्ख, हमारी वजह से ही यह धरती हरी भरी है और सभी जीव जंतुओं को भोजन, पानी और शुद्ध हवा मिलती है। हमारी संख्या में कमी होने से इस धरती का संतुलन बिगड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और तुम्हें पता है, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, वैसे वैसे जंगल सिमटते जा रहे हैं। आज जंगलों को विस्तार देने की ज़रूरत है, ना कि उन्हें काटने की, वरना वो दिन दूर नहीं जब वर्षा की कमी और धरती का बढ़ता तापमान तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन संकट में पड़ जाए। लकड़हारा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा और बोला, लेकिन लकड़ियाँ काटने वाले एक हम ही तो नहीं हैं। हम नहीं काटेंगे, कोई और काटेगा। पेड़ बोला, देखो, मैं ये बात किसी एक से नहीं बल्कि सभी से कह रहा हूँ। पर्यावरण की सुरक्षा किसी एक का दायित्व नहीं, सभी का दायित्व है। पर्यावरण का पेड़ ने आगे समझाते हुए कहा, देखो, मुझे यह पता है कि मानव की अगली आने वाली पीढ़ियाँ काफ़ी तेज होंगी, लेकिन पर्यावरण का निरादर कर, प्रकृति की पुकार को अनसुना कर कोई भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जब तक होगी प्रकृति की रक्षा तभी तक होगी जीवन की सुरक्षा। तो आओ हम सभी संकल्प लें कि अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर लगाएंगे और पर्यावरण को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम परमजन है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक है बंदरों का व्रत। चक्कू एक बंदरों की टोली का सरदार था। वो एक भव्य मंदिर के पास रहते थे। अब उस बड़ी सी टोली की एक छोटी सी समस्या थी कि सभी बंदर बहुत मोटे हो गए थे, क्योंकि जो भी भक्त मंदिर में आता वो उन्हें कुछ ना कुछ तो खिलाता। चक्कू इस बात से बहुत परेशान हुआ। उसने एक दिन मंदिर के पुजारी को बोलते हुए सुना, कल हम फास्ट रखेंगे, इससे हमारा मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। बस चक्कू को उसकी समस्या का हल मिल गया। उसने जल्दी से अपनी टोली को ऐलान किया, कल हम फास्ट रखेंगे। तभी बोनी बंदर ने पूछा, ये फास्ट क्या होता है? मस्तखोर मकाकी बोला, फास्ट मतलब कल फास्ट खाएंगे। मस्तखोर चक्कू ने मकाकी की ओर आंखें घूर के देखा और बोला, फास्ट मतलब उपवास, कल हम कुछ भी नहीं खाएंगे। सभी बंदर चौंक गए, पर चक्कू ने उनको बना लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी बंदर मंदिर की छत पर इकट्ठा हुए और सबका ध्यान केंद्रित करते हुए चक्कू ने बोला, बोलो ओम। तभी मकाकी ने धीरे से बोला, चक्कू चक्कू, क्यों ना हम इस तपती धूप से अच्छा ठंडे ठंडे खेलों के बागों में बैठे। नहीं, इससे क्या होगा, जब हम लोग का ध्यान आसानी से लगेगा। चक्कू ने सोचा, बात तो सही है। तो सभी बंदर चले गए केलों के बागों में। फिर एक बार चक्कू ने आंखें बंद कर कर बोला, बोलो ओम। मकाकी फिर बोला, चक्कू चक्कू, क्यों ना हम इस कड़क कड़क ज़मीन से अच्छा नरम नरम टहनियों पे बैठे। नहीं, इससे क्या होगा, हम लोग का ध्यान जल्दी से लगेगा। अभी चक्कू ने हाँ भी नहीं बोला कि सभी बंदर ऊपर चढ़े गए। सबसे आखिर में भी चढ़कर सबसे पहले ध्यान लगाते हुए चक्कू ने बोला, बोलो ओम। मकाकी फिर बोला, चक्कू चक्कू, क्यों ना हम एक एक केला हाथ में रखकर ध्यान लगाएं। नहीं, इससे क्या होगा, जब हम लोग का व्रत खत्म होगा तब लोग को केले लेने नहीं जाना पड़ेगा। अभी मकाकी ने अपनी बात पूरी भी नहीं करी कि सभी बंदरों ने हाथ में केला ले लिया। पर चक्कू हार मानने वाला नहीं था।
उसने फिर एक बार आंखें खोलकर फिर बोला, बोलो ओम। मकाकी फिर बोला, चक्कू चक्कू, क्यों ना हम एक एक केला छील कर रखें। नहीं, इससे क्या होगा, जब हम लोग का व्रत खत्म होगा तो हमारे अंदर ताकत नहीं होगी। ओ, धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अजहान मोहम्मद खान है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है माँ की ममता का मोल। माँ कहने को इंसान है पर कर्मों से भगवान है। माँ के चरणों में खुशी और समस्त संसार है। मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक सफल व्यक्ति अपनी माँ से बोला कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी ममता की देन है, इसलिए मैं आपकी ममता का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ बोली, बेटा मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। परंतु व्यक्ति की जिद करने पर माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम बचपन में मेरे पास सोते थे क्या वैसे ही आज सो सकते हो। व्यक्ति ने तुरंत हाँ कर दी। रात को जब व्यक्ति सो गया तो माँ ने बिस्तर पर थोड़ा सा पानी डाल दिया। गीले बिस्तर होने की वजह से व्यक्ति की आँख खुल गई और माँ के हाथ में पानी देख गुस्से से बोला कि माँ आप ये क्या कर रही हैं, मुझे सोने क्यों नहीं दे रही। माँ प्यार से बोली, बेटा बचपन में तुम हर रात ऐसे ही बिस्तर गीला करते थे और मैं बिना गुस्से किए गीले बिस्तर पर ही सो जाती थी। अगर तुम सिर्फ एक रात भी ऐसा कर पाते तो मेरी ममता का कर्ज उतर जाता। यह सुनकर व्यक्ति को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, दुनिया के सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं परंतु माँ की ममता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि माँ की ममता अनमोल है। अंत में मैं अपने सारे दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अपनी माँ पर कभी गुस्सा मत करना, क्योंकि माँ जितना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अरहान यार खान है। मैं क्लास 2B का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक कहानी। उसका शीर्षक है गधा और धोबी। एक निर्धन धोबी था, उसके पास एक गधा था। गधा बहुत ही कमज़ोर था क्योंकि उसको बहुत ही कम खाने पीने को मिलता था। एक दिन धोबी जंगल जा रहा था कि उधर उसको मरा हुआ बाघ मिला। उसने बाघ को देख के सोचा कि मैं पड़ोसियों के खेत में गधे को छोड़ दूंगा और गधा आराम से चढ़ लिया करेगा। और धोबी ने तुरंत अपनी बात पर अमल किया। एक रात गधा चर रहा था कि उसी वक्त एक गधी आई और जोर से चीखने लग गई। गधा इतना जोश में आ गया कि उसके साथ वो भी जोर जोर से चीखने लग गया। तो किसानों को पता चल गया वो बाघ नहीं, वो एक गधा है। तो किसानों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई की। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी अपनी सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए। प्रधानाचार्य जी,
कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम रिज़ा खान है। मैं कक्षा 2B की छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है फल, सब्जियाँ और पिज़्ज़ा बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा और उनका 8 साल का हिमांशु और 7 साल की हिमानी रहती थी। दोनों को बाहर का खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह दोनों पिज़्ज़ा बर्गर बहुत शौक से खाते थे, लेकिन हरी सब्जियां और फलों को खाने से हमेशा मना करते थे। माँ उनसे कहती, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वह कभी भी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते। एक दिन मम्मी ने उन्हें प्यार से समझाया, हरी सब्जियां और फल खाने से हमारी आंखें ठीक रहती हैं। मम्मी के समझाने पर हिमानी मान गई, लेकिन हिमांशु नहीं माना। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना ही बंद कर दिया। हिमानी रोज़ फल और सब्जियां खाने लगी, लेकिन हिमांशु पहले की तरह पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगा। एक दिन स्कूल में हिमांशु की टीचर ने कहा, हिमांशु ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए सवाल का जवाब दो। जब हिमांशु ने ब्लैक बोर्ड पर देखा तो उसे धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। टीचर ने हिमांशु के मम्मी पापा को बुलाया और हिमांशु के बारे में बताया तो वह हिमांशु ने बताया कि उसे ब्लैक बोर्ड पर धुंधला नज़र आ रहा है। वह रोने लगा। हिमांशु की मम्मी समझ गई कि उसके आंखें कमज़ोर हो गई हैं। हिमांशु के पिता फिर डॉक्टर के वहाँ ले जाकर चश्मा लगाया। वह हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अगर मैं हिमानी की तरह फल और सब्जियां खाता तो मेरी आंखें कभी खराब नहीं होती। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम आहन कुमार है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कहानी का नाम है शेर और चूहा। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में झपकी ले रहा था। अचानक एक चूहा उसकी नाक पर चढ़ गया। शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पंजे के नीचे उसे दबा लिया। नन्हा चूहा अपनी जान की भीख मांगने लगा। शेर ने उस पर दया की और उसे जाने दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। अचानक वो शिकारियों के जाल में फंस गया। वो इतना उलझ गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। शेर जमीन पर लेट गया और जोर से दहाड़ने लगा। उसकी पुकार पूरे जंगल में गूंज गई और चूहे के कानों तक भी पहुंच उठी। चूहा मौके के साथ दौड़ते हुए आया और जालों को कुतर दिया। इस तरह से शेर की जान बच गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर चीज़ की अपनी कीमत होती है। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य, निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम रुद्राक्ष गुप्ता है। मैं कक्षा 2B का छात्र हूँ और आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बचपन में आपको खेलने के अलावा और क्या करना पसंद था? सोचिए सोचिए। सही जवाब है कहानियाँ सुनना। जी हाँ, रात को दादी माँ से कहानी सुनने बिना किसी का भी दिन पूरा नहीं होता था।
तो बस बचपन की उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए आज प्रधानाचार्य जी ने इस कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिससे आप सभी खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ खिंचे चले आए हैं ना। तो चिंता मत कीजिए, आपके मनोरंजन की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर है और मैं तैयार हूँ अपने पिटारे से एक बहुत ही विचित्र और मज़ेदार कहानी लेकर। यह कहानी इसी विद्यालय के प्रांगण में घटित हुई है और मैंने इसे शीर्षक दिया है शून्य का महत्व। तो ये बात उस दिन की है जब हमारी प्यारी कक्षा अध्यापिका सारे बच्चों के परीक्षा के अंक बता रही थी। सारे बच्चे बहुत खुश थे और उनके साथ साथ उनके अंक भी खुशी खुशी नाच रहे थे। तभी स्पर्श बोला, अरे यहाँ तो सारे अंक मज़े कर रहे हैं लेकिन शून्य कहीं नजर नहीं आ रहा। यह सुनते ही सारे बच्चे उसे खोजने में लग गए। कबीर ने सीट के पीछे ढूंढा तो कियान ने मेज के नीचे, रिजा ने बैग खोलकर ढूंढा तो काव्या ने बोर्ड के पीछे और अजान तो ढूंढते ढूंढते मैदान में ही चला गया। उसे वहाँ शून्य पेड़ के नीचे उदास बैठा दिखा। वो उसे पकड़कर कक्षा में लाया। अध्यापिका जी ने पूछा, अरे शून्य तुम इतना दुखी क्यों हो? इतना सुनते ही शून्य का सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगा। मेरा कोई मोल नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अध्यापिका जी ने बोला, अरे बस इतनी सी बात, जाओ तुम एक के बराबर में जाके खड़े हो जाओ। शून्य एक के पास जाकर खड़ा हो गया। अध्यापिका जी ने पूछा, बच्चों अब ये कौन सा अंक है? सारे बच्चे चिल्लाकर बोले, 10 10। शून्य हैरान रह गया। अध्यापिका जी ने 9 से कहा, चलो 9, तो शून्य के दाईं तरफ आके खड़े हो जाओ। 9 ने वैसा ही किया। सारे बच्चे फिर खुशी से उछलकर बोले, अब ये बन चुका है 109। शून्य मुस्कुरा उठा। उसे समझ आ चुका था कि उसका कितना महत्व है। फिर परब ने कहा, चलो शून्य तुम भी सारे अंकों के साथ आकर मस्ती करो। अध्यापिका जी ने समझाया, बच्चों भले ही शून्य का अकेले कोई भी महत्व नहीं, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि उसे परीक्षा में शून्य मिले, लेकिन जब शून्य किसी के साथ आकर खड़ा होता है तो अपने साथ साथ उसका भी मोल बढ़ा देता है। और सारी मस्ती भी तो आप सब शून्य यानी 0 पीरियड में ही करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम दक्ष चौहान है। मैं कक्षा 2B का छात्र हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है लालची तोता। एक पेड़ पर एक बूढ़ा तोता रहता था। एक दिन उस पेड़ पर एक जवान तोता आया। वह दोनों बातचीत करने लगे। तभी जवान तोता कहता, मैं तुम्हारे रोज खाना ला दूंगा। बूढ़ा तोता कहता, मैं कम खाकर ही खुश हूँ। बूढ़ा तोता कहता, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी रक्षा कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। एक दिन मीठी खुशबू की सुगंध पेड़ पर आई। जवान तोता सूंघते सूंघते एक टापू पर पहुंचा। टापू पर बहुत सारे रसीले आम थे। वह एक आम बूढ़े तोते के लिए ले गया। बूढ़ा तोता आम खाकर कहता, अगर तुम बार बार उस टापू पर जाओगे तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। जवान तोते को ये बात बहुत बुरी लगी। जवान तोता रोज टापू पर जाता, रोज एक आम खाता और रोज एक आम बूढ़े तोते के लिए ले जाता। एक दिन जवान तोते ने सारे आम खाकर बहुत मोटा हो गया। वह एक आम अपनी चोंच में फंसाकर ले जा रहा था बूढ़े तोते के लिए। तभी बहुत तेज बारिश और आंधी की वजह से जवान तोते की चोंच में से आम गिर गया।
जवान तोता हवा की वजह से पानी में नीचे डूबकर मर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी चीज़ के लालच में नहीं पड़ना चाहिए और बड़ों की बात माननी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम मोहम्मद उमर अब्दुल्ला है। मैं कक्षा 2B का छात्र हूँ। मैं आपके सामने आज एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है कि एक दूसरे की मदद करना। इस कहानी में चूहे और शेर हैं। एक बार शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, जब भी पेड़ के बिल में से चूहा निकला और उसके शरीर पर कूद गया। जब भी शेर ने चूहे को कस के पकड़ लिया, लेकिन शेर ने कुछ देर सोचने के बाद चूहे को अपनी कैद से मुक्त कर दिया। चूहे ने धन्यवाद बोलते हुए बोला कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। कुछ साल बाद शेर शिकारियों की जाल में फंस गया। जब शेर दहाड़ा, चूहे को उसकी आवाज़ आ गई। चूहा उसके पास आकर जाल को कुतर दिया। फिर शेर ने उसका धन्यवाद करा। तो इस कहानी का शीर्षक था कि एक दूसरे की मदद करना। थैंक यू। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं तुम्हारे सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम गोलू का बगीचा। एक गांव में एक गोलू नाम का लड़का रहता था। उसके पास एक सुंदर बगीचा था। वो उसमें रोज काम करता, रंग बिरंगे फूल और सब्जियां उगाता। एक दिन उसका दोस्त मोहन उसके घर आया और बोला, बगीचे में खेलने की इच्छा जताई। गोलू ने बोला, बगीचे का भी ध्यान रखना होगा। मोहन ने अनजाने में कुछ पौधों को नुकसान पहुंचा दिया। यह देखकर गोलू बहुत उदास हुआ। मोहन ने अपनी गलती सुधारी और गोलू से माफ़ी मांग ली। इस अनुभव से आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम माहिका चौधरी है। मैं कक्षा 2B में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है क्रोध। बातों का सैलाब कहाँ पूरा होता है, बातों का सैलाब कहाँ पूरा होता है, गुस्सा तो आखिर बुरा ही होता है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था परी। वह बात बात पर क्रोध करती थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी कि परी बेटा, इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती है, पर फिर भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन परी अपना होमवर्क करने में व्यस्त थी। उसकी मेज पर एक सुंदर सा फूलों का सजा गमला रखा हुआ था। तभी उसके छोटे भाई का हाथ उस गमले से टकरा जाता है और उसके नीचे गिरने पे उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। फिर क्या, परी गुस्से से बौखला उठी। तभी उसकी माँ एक आईना लाकर उसके सामने रख देती है। अब गुस्से से भरी परी जब अपनी शक्ल आईने में देखती है, जो कि बहुत ही बुरी लग रही थी, अपना ऐसा बिगड़ा चेहरा देखकर परी का सारा क्रोध छूमंतर हो गया। तभी उसकी माँ कहती है, देखा परी, मैंने तुमसे कहा था कि इतना क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती है। तब परी को समझ में आ चुका था कि
क्रोध करना कितनी बुरी बात होती है। तब से उसने क्रोध ना करने का वादा अपने से कर लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर बात पे क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें इस बुराई से बचना चाहिए। हम लोग क्रोध में ऐसा कुछ कह और कर देते हैं जिससे हमारे करीबी लोगों को ठेस पहुंच सकता है। धन्यवाद। सुप्रभात प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं कक्षा 2B में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है प्यासा कौवा। एक था कौवा, उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह इधर उधर उड़ा परंतु उसे पानी नहीं मिला। वह एक बगीचे में गया। वहाँ पर एक मटका दिखाई दिया। परंतु उसके अंदर पानी बहुत कम था। कौवा पानी नहीं पी सकता था। तभी उसे एक उपाय सूझा। कौवा उस नीचे पड़े हुए कंकड़ को उठाकर उस मटके में डालने लगा और पानी धीरे धीरे कर ऊपर आने लगा और कौवा अपनी प्यास बुझा लिया और वो खुशी खुशी उड़ गया। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं मीशा मदान कक्षा 2 की छात्रा आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है खरगोश का घमंड। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड हो गया। वो हर किसी से रेस पाने के लिए बोलता था। एक दिन कछुए ने खरगोश का रेस लाने का प्रस्ताव स्वीकार किया। खरगोश मन ही मन सोचा, हाँ, ये क्या मेरे से जीतेगा, ये तो धीरे धीरे चलता है। अगले दिन रेस शुरू हुई। कछुआ धीरे धीरे और खरगोश अपनी तेज चाल से चलने लगा। थोड़ी देर बाद खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। वो पास ही पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं चला जब उसकी आग लग गई। वहाँ धीरे धीरे कछुआ आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर बाद खरगोश की आँख खुली तो उसने देखा कि कछुआ बहुत आगे पहुंच गया है, वो जीतने वाला है। तो खरगोश ने बहुत कोशिश की पर कछुआ जीत गया। तो इस तरह खरगोश का घमंड भी टूट गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो संभव कार्य भी संभव हो जाए। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, कोऑर्डिनेटर मैम, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम अंश कश्यप है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है खरगोश और कछुआ। एक जंगल में एक कछुआ और खरगोश रहते थे। खरगोश को अपनी तेज़ दौड़ पर बड़ा घमंड था। वह कछुए की धीमी चाल की मजाक उड़ाता था। एक दिन वह कछुए से बोला, क्यों कछुआ भाई, मेरे साथ दौड़ करोगे?
कछुआ बोला क्यों नहीं। खरगोश बोला जो जीतेगा उसे बढ़िया इनाम मिलेगा। कछुआ बोला ऐसा ही सही। खरगोश बोला जो उस दूर वाली पहाड़ी पर पहले पहुंचेगा वही समझो वही जीता। दौड़ देखने के लिए सारे जंगल के सारे जानवर आए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज़ दौड़ने लगा, कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। खरगोश ने बहुत दूर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा, उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा ये कछुआ तो अभी नहीं आने वाला, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इतने में खरगोश की आँख लग गई और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते पहाड़ी पर पहुँच गया। जब खरगोश की आँख खुली वह तेज़ से पहाड़ी पर दौड़ा और देखा कि कछुआ वहाँ पहले से ही मौजूद है। उसने कछुए से बोला, मित्र तुम ही जीते, मुझे माफ़ करो। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धन्यवाद।